खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू Investigation into the murder of a Sikh leader at the Plot thickens over allegations of murder for hire linked to India. Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. दोस्तों, आपने भी वो खबर डेवलप होते हुए जरूर देखी होगी जहां अमेरिका ने भारत और उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज पर सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरु पतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी संसद में भी ऐसे ही एक आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है भैया, क्योंकि इस बार अमेरिका सभी सबूतों के साथ आया है। तो क्या है ये मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कनाडा और यूएस के मामले में बुनियादी फर्क है क्या। पहला फर्क तो यही है कि कनाडा ने बिना कोई एविडेंस शो किए डायरेक्टली भारत सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया, और ये काम उन्होंने अपनी सांसद में किया। वहीं अमेरिका के केस में उन्होंने एक असैसिनेशन प्लॉट को अनकवर किया है जिसमें पन्नू की हत्या का प्लान चल रहा था। इल्जाम यह है कि सीनियर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर ने पन्नू की हत्या के ऑर्डर्स दिए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभी सबूतों के साथ एक इंडाइटमेंट भी सबमिट कर दी है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, और उन्होंने केस के सभी फैक्ट्स इसमें रख दिए। अब यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के बीच की अप्रोच में मेजर फर्क ये है कि न सिर्फ अमेरिका का केस ज्यादा मजबूत है, बल्कि उसने भारतीय सरकार पर डायरेक्ट आरोप न लगाकर इसमें भारत को कोऑपरेट करने के लिए कहा है। जी हाँ, और भारत ने भी जहां कनाडा के एलिगेशंस को पूरी तरह से नकार दिया था, वहीं यूएस के केस में हमने ये गारंटीज दी हैं कि एक कमेटी बिठाकर इसकी जांच की जाएगी, और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर भारत सरकार के किसी एम्प्लॉय ने ऐसा किया भी है तो ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। इस बात से साफ पता चलता है कि दोनों ही देश इस पर बात करके आगे बढ़ने के मूड में हैं। अब ये बात इससे साफ भी हो जाती है कि अमेरिकन के पास इस प्लान की जानकारी मई के पहले हफ्ते से थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफिशियली जून में यूएस का दौरा किया और उनकी सीनेट के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया गया, तब भी इस बात के बारे में अमेरिकन ने कोई जिक्र नहीं किया और वो चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करते रहे। अब क्योंकि ये केस भी न्यूयॉर्क में फाइल हुआ है, इसलिए व्हाइट हाउस ये दावा कर सकता है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, जिस वजह से मोदी से इस बारे में बात नहीं हुई। और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट भी बिना कोई रेकलेस कदम उठाए मामले को ठंडा कर सकती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ जो कनाडा और यूएस समेत 5 देशों की इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसे 5 आईज कहते हैं, वो भी भारत की इन्वॉल्वमेंट को स्टडी कर रही थी, और वहीं से कनाडा को भी निज्जर के बारे में जानकारी मिली। लेकिन ये पूरा केस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब इस इंसिडेंट में जो सबसे पहला नाम है वो है निखिल गुप्ता का। निखिल गुप्ता एक ड्रग रनर है जो कि भारत में ही मौजूद था। इसके बाद इसमें CC1 या CO कॉन्स्पिरेटर एक कहा जाने वाला एक शख्स है जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में की गई है, जो कि इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाला एक सीनियर फील्ड ऑफिसर है। CC1 के बारे में यह भी कहा गया था कि उसने पहले CRPF में सर्व किया है, जहां उसे बैटल क्राफ्ट और वेपन्स में ऑफिसर्स ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ इस चार्ज शीट में भी ये लिखा हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान CC1 अपनी गवर्नमेंट जॉब में एक्टिव था। इस इंडाइटमेंट में यह भी कहा गया है कि निखिल गुप्ता इस समय CC1 की कठपुतली की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसे ये प्रॉमिस किया गया था कि गुजरात में उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है जो संगीन है और उसमें उसे राहत दे दी जाएगी। अब निखिल गुप्ता एक हिटमैन को हायर करना चाह रहा था, जिसके लिए उसने न्यूयॉर्क में ही अपने एक ड्रग्स के कॉन्टैक्ट से बात की, जिसे इंडाइटमेंट में CS या फिर कॉन्फिडेंशियल सोर्स कहा जाएगा, क्योंकि ये आदमी दरअसल एक अंडर कवर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट था। जी हाँ, जो कि ड्रग माफिया को ढूंढने के लिए उन्हीं के साथ काम करने लगता है। अब इस DEA के एजेंट ने खबर अपने ये सीनियर्स को बता दी, जिसके बाद इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई। यही वजह है कि ये बात नहीं मानी जा सकती कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस DEA ऑफिसर ने पन्नू और निखिल गुप्ता के बारे में सभी कुछ बता दिया था। इसके बाद DEA के इस ऑफिसर से बोला गया कि वो निखिल गुप्ता से कह दे कि उनके पास एक हिटमैन है जो कि इंटेलिजेंस सर्विसेज का ही एजेंट था, और उसे इंडाइटमेंट में UC कहा गया है। अब यहाँ 4 कैरेक्टर्स हो गए। पहला है CC1 और निखिल गुप्ता, जो दोनों इंडिया में है, और CC1 एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, और दूसरी तरफ है CS, और जो DEA का सीक्रेट एजेंट है, और फिर आ गया UC, जो कि इंटेलिजेंस सर्विसेज का अंडर कवर एजेंट है और हिटमैन की तरह एक्ट कर रहा है।
अब इन लोगों के बीच में आपस में जो भी बातें हुई हैं वो सब भी सबूत के तौर पर कोर्ट में मेंशन की गई हैं। मई के पहले हफ्ते से लेकर गिरफ्तारी तक इंटेलिजेंस के पास उनकी सभी फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं। ये लोग एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए उन्हें ट्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, इसलिए वो ये सब बातें रिकॉर्ड कर पा रहे थे। इसके अलावा इस इंडाइटमेंट में 2 और लोगों का जिक्र है जिन्हें इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 कहा गया है। इनका काम बहुत सिंपल था। इंडिविजुअल ने निखिल को न्यूयॉर्क में पैसे अरेंज करके दिए और इंडिविजुअल 2 ने इन पैसों की डिलीवरी यूसी को की, वो भी उसकी कार में। अब यहाँ पर ही रुककर आपको सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों ये रॉ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अगर रॉ का ये ऑपरेशन होता तो क्या वो ये सब बातें टेक्स्ट मैसेजेस या फोन कॉल्स पर करते? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मॉडर्न फोन्स को हैक करना कितना आसान है? दूसरी बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 2 ऐसे लोगों से बात की जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, तो क्या वो उनका बैकग्राउंड चेक ना करवाते? और ये आखिरी चीज कि इंडिविजुअल 2 को उन्होंने इस अंडरकवर कॉप की कार में पैसा लेकर भेजा, तो क्या उन्हें ये शक नहीं हुआ कि उस कार में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हो सकती है, जो कि उसमें थी भी, इसलिए पैसा देते हुए एक फोटो कैप्चर कर ली गई थी और वो कोर्ट में सबमिट भी की गई है। किसी के लिए भी मानना मुश्किल है दोस्तों कि अगर ये रॉ का ऑपरेशन होता तो वो इस तरह से इतने लूज एंड्स छोड़ देते। अब इस इंडाइटमेंट में कुछ और भी कॉमिकल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि 6 मई के दिन CC1 अपने फोन से गुप्ता को मैसेज करता है और बोलता है कि मेरा नाम ये है, लेकिन अपने फोन में इसे दूसरे नाम से सेव करना। इसी दिन CC1 उसे फोन करके ये भी कहता है कि एक टारगेट न्यूयॉर्क में है और एक टारगेट कैलिफोर्निया में भी है, जिसका जवाब देते हुए गुप्ता कहता है कि हम सभी टारगेट्स को हिट करेंगे। CC1 का फोन भी अमेरिकन्स ने ट्रैक किया था और वो एक इंडियन फोन भी है जो कि एक ईमेल से लिंक्ड था और ये ईमेल आखिरी बार दिल्ली में ही यूज की गई है। अब 12 मई के दिन CC1 एक बार फिर से गुप्ता को कॉल करता है और ये भी कहता है कि उसके केस का ख्याल ऑलरेडी रख लिया गया है और अब गुजरात पुलिस उसे कॉल नहीं करेगी। इसके बाद 23 मई के दिन फिर एक बार गुप्ता को CC1 का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि केस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 29 मई के दिन गुप्ता CS से हिटमैन हायर करने की बात करता है और बाद में उनकी मैसेजेस पर भी बात होती है जिनके स्क्रीनशॉट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं। यही सब स्क्रीनशॉट्स गुप्ता भी CC1 को भेजता है। इन मैसेजेस में वो लोग प्राइस डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि एडवांस के तौर पर उन्हें $15,000 देने पड़ेंगे। अब यही एडवांस इंडिविजुअल 2 लेकर गया था और यूसी की गाड़ी के कैमरा में ये सब कैद हो गया। इसके अलावा ये पूरी डील $1 लाख में हुई थी, जिसमें फिर एड्रेस और टारगेट का दूसरी डिटेल्स शेयर की गई थी। इसके बाद 10 जून को गुप्ता मैसेज करके CC1 को एडवांस पे होने की खबर देता है। साथ ही वो यूसी और CS से भी बार बार कह रहा होता है कि ये जॉब तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद और भी बहुत सा काम बच रहा है। 13 जून के दिन वो उन्हें क्लियरली बताता है कि उनके पास इसके बाद 3 और हिट्स हैं और अब से हर महीने वो करीब 3 हिट्स ऑर्डर किया करेगा। इसके बाद वो उन्हें यह भी बताता है कि एक टारगेट कनाडा में भी है और उसे वहां के लिए भी एक अच्छी टीम चाहिए होगी। अब 18 जून के दिन नेचर की कनाडा में हत्या हो जाती है और CC1 इसकी एक वीडियो निखिल गुप्ता को भेज देता है, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन गुप्ता को इस बात पर बहुत हैरानी होती है क्योंकि नेचर उनकी टारगेट्स लिस्ट में तो था जरूर, लेकिन वो 4थे नंबर पर था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं मारा था। 29 जून आते आते CC1 थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है और वो जल्द से जल्द पन्नू के असैसिनेशन को कैरी आउट करने की मांग करता है। इसके बाद ही 30 जून को निखिल गुप्ता भारत से बाहर प्रॉग चला जाता है और क्योंकि US की एजेंसीज उसे ट्रैक कर रही थी और अब वो भारत के अंदर नहीं था, इसलिए उसे अरेस्ट करके वो अमेरिका ले आए और फिर यहीं से इंडाइटमेंट शुरू हो जाती है। अभी देखिए, अभी सिर्फ इसमें एजेंसीज की तरफ से ही इल्जाम लगाए गए हैं और डिफेंस की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि निखिल गुप्ता का बच पाना तो अब मुश्किल है। लेकिन CC1 कौन था ये शायद हमें कभी पता ना चल पाए। इससे कुछ दिन पहले 21 नवंबर के दिन द इंटरसेप्ट ने भी लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर एक स्टोरी पब्लिश की थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज US, कनाडा और UK जैसे देशों में लोकल गैंग्स का सहारा लेकर असैसिनेशंस करवा रही हैं। इस स्टोरी के साथ जो एक मेजर इशू था वो ये था कि जो लीक डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स थे और हो सकता है
कि वो सही हो, पर यह भी मुमकिन है कि उन्हें जानबूझकर लीक किया गया हो ताकि डिसइंफॉर्मेशन फैल सके। इस रिपोर्ट में कई सारे इंसिडेंट्स और विक्टिम्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें निच्चर और पन्नू के बारे में तो आप जान ही चुके, लेकिन अक्टूबर के महीने में यूके में रहने वाली खालिस्तानी समर्थक यानी अवतार सिंह खांडवा के परिवार ने भी ये इल्जाम लगाया था कि उन्हें भारतीय इंटेलिजेंस द्वारा जहर देकर मारा गया है। परिवार का ये भी कहना था कि उससे पहले भी उन्हें इसी तरह के एलिमेंट्स की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 2022 में कनाडा में 75 साल के रिपु दमन सिंह मलिक को रिहा कर दिया गया था, जो 1985 की एयर इंडिया बॉम्बिंग्स में शामिल था। कुछ ही समय बाद उसे भी अपने ही ऑफिस के बाहर गोली मार दी गई। अब इस रिपोर्ट में भी और पाकिस्तान ने वैसे भी कई बार यह आरोप लगाया है कि रॉ उनके इलाके में भी इस तरह के ऑपरेशंस कैरी आउट कर रही है। आज भी कुछ खालिस्तानी लीडर्स हैं जो पाकिस्तान में ही रहते हैं या फिर जो लोग पाकिस्तान आते रहते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान ने अभी कुछ वक्त पहले आरोप लगाया था कि रॉ लाहौर और इस्लामाबाद में रहने वाले 2 सिखों को भी टारगेट कर रही है। इससे कुछ वक्त पहले हाफिज सईद के घर के सामने भी बारूद से भरी एक कार ब्लास्ट हो गई थी। उसका इल्जाम भी रॉ पर ही टालने की कोशिश की गई थी। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तानी रेंजर्स पैरामिलिट्री यूनिट के एक फॉर्मर कमांडो को भी इस शक पर पकड़ा गया था कि वो पाकिस्तान में रॉ के लिए एक पूरा असैसिनेशन नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, पर क्योंकि रिपोर्ट्स पाकिस्तान से थी इसलिए दुनिया ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती है। अब आते हैं वापस यूएस वाले मामले पर। अब इस वक्त यूं तो इससे यूएस और भारत के रिश्तों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना ही इंडियन गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी साबित कर पाया है, और ना ही ये प्लॉट लार्जर अमेरिकन सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए था। हालांकि पन्नू एक यूएस सिटीजन जरूर है, जिस वजह से उसकी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई भी है। यूएस के लिए अभी ज्यादा बड़ा खतरा वैसे चीन है, और चीन के स्पाइस भी इस वक्त पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में घूम रहे हैं, जिस वजह से फाइव आइज का फोकस भी अभी तो उन्हीं की तरफ होगा। वहीं यूएस के साथ तो जैसा भी भारत का रिश्ता है, अब हमें दूसरे देशों का भी ख्याल रखना होगा। कनाडा के साथ अभी जो भारत की टेंशन्स हैं, वो देश के लेवल पर नहीं है, बल्कि अगर कल को जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपना रवैया बदल ले या फिर कोई दूसरी सरकार वहां पर आ जाए, तो एक बार फिर से दोबारा से भारत और कनाडा के रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब बच जाता है यूरोप। तो दोस्तों भारत और यूरोप का रिश्ता काफी पुराना है, और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज का भी वहां पर बहुत पहले से दखल रहा है। इसलिए जब तक हम वहां पर किसी देश को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी इतने प्रोफेशनल तो हैं कि खुलेआम इस तरह की बात वो नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ भारत और भारत के लोगों को ये बहुत साफ तरीके से दुनिया को बोलना पड़ेगा कि वो हर खालिस्तानी की हत्या का आरोप सीधा सीधा रॉ पर नहीं लगा सकते, और वो भी तब जब उनके पास कोई सबूत हो ही ना। लेकिन इन बातों का भी खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कनाडा के साथ रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाकर कोई सबूत नहीं दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से प्रतिक्रिया तो हुई, और एम्बेसी से स्टाफ को कम किया जाने लगा, और वीजा प्रोसेस भी इफेक्ट हुई। अमेरिकन ने अपने प्रूफ सामने रखे, भारत को रिप्लाई करने का मौका भी दिया, और साथ में कॉपरेशन की आशा भी जताई, और ऐसे ही एक अलाय को करना भी चाहिए। अब ये आरोप अभी तो कोर्ट में ही है, लेकिन इनके साबित होने के बाद अमेरिका की मीडिया और सिविल सोसाइटी इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो आरोप रॉ पर लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? इसके अलावा इस केस के सारे फैक्ट्स देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इतने पुअरली प्लान्ड मिशन में रॉ का साथ हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।